हाय वेलकम नमस्कार टू ऑल दी सेबी ग्रेड ए एस्पिरेंट्स। तो गाइज सेबी ने 30th अक्टूबर को आपकी डेट्स अनाउंस कर दी कि एग्ज़ाम कब है हमारा 10th ऑफ जनवरी को हमारा क्या है फेज़ 1 है। और 21 फरवरी को हमारा क्या है फेज़ 2 है। अब 30th अक्टूबर के बाद जो भी हमारे पास टाइम बचता है, ठीक है, अराउंड अबाउट 70 डेज टिल योर फेज़ 1। तो काफ़ी लोग अब ये यही पूछ रहे हैं कि क्या सर नेक्स्ट 70 डेज में क्या सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उस हद तक की जा सकती है कि हम एक क्रेडिबल कैंडिडेट बन जाएं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि कितना फीजिबल है और क्या अप्रोच होनी चाहिए अगर नेक्स्ट 70 डेज में हमें सेबी ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर करना है। तो जो लोग अभी भी इस चीज को लेकर बहुत चिंतित हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि हाउ विल आई कवर एवरीथिंग इन नेक्स्ट 70 डेज, व्हाट शुड आई प्रायोरिटाइज, व्हाट शुड बी माय अप्रोच, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। आगे जाने से पहले मैं सेबी ग्रेड ए की गाइड बुक के बारे में बताना चाहूंगा। सो वी हैव दिस गाइड बुक विच इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट। यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक बाय गोइंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ये आपको क्यों डाउनलोड करनी चाहिए, इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सेबी के पिछले 3 जो पेपर्स हुए हैं अलोंग विद सॉल्यूशंस। आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है वो उतना डिटेल्ड नहीं है जितना हम आपको डिकोड करके देंगे। और आपको सोर्सेज पता लग जाएंगी जो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको फॉलो करनी चाहिए, जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है फॉर सेल्फ प्रिपरेशन। तो इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इज इट पॉसिबल टू क्रैक सेबी इन नेक्स्ट 70 डेज, टू प्रिपेयर फॉर सेबी इन 70 डेज? हम बात करेंगे, हम डेज की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रियलिटी चेक क्या है। हमें 11 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, है ना? हमें 11 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 6 तो पेपर 2 के हो गए, 4 पेपर 1 के हो गए फेज 1 में, और फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी हो गया। तो हमें 11 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एक तो ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, हम सब जानते हैं कि काफ़ी डाइवर्स सिलेबस है। दूसरा रियलिटी चेक है कि भैया कंपटीशन तो है सेबी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी बहुत तैयारी कर लेंगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा। इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब इन द कंट्री। तो अगर 50 से 60 हज़ार लोग भी फॉर्म भरते हैं इस साल, सीट्स तो हमारे पास 56 ही हैं। तो सक्सेस रेट कितना हुआ? 50 हज़ार का तो 1% भी 500 बनता है। ठीक है, तो ये तो 500 भी नहीं, 1% भी नहीं है। दिस इज अराउंड अबाउट 0.1%। दिस इज द रियलिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन से बी दैट ओनली 0.1% पीपल विल क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, तो अब ये रियलिटी है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। बट क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या इससे डर कर बैठ जाए? पर ये कहानी तो हर एग्जाम की ही है तकरीबन। सक्सेस रेट बाकी एग्जाम्स में क्या है, यूपीएससी में क्या सक्सेस रेट है? इतना ही है, 0.1%। 800 सीट के लिए 8 लाख बच्चा बैठा होता है। बैंकिंग में क्या होगा? बैंकिंग में थोड़ा सा बेटर होगा, शायद 0.5 to 0.8% होगा। वहां पे भी कोई 2% सक्सेस रेट तो है नहीं। 20-20 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, अगर सीट ज्यादा भी हैं तो फॉर्म भी 20-20 लाख बच्चा भरता है। तो ये हर हर एग्जाम की कहानी है। और मैं आपको सही चीज बताऊं, ये 50-60 के भले ही एग्जाम दे रहा हो, जो रियल कंपटीशन है, जो रियल कंपटीशन है, रियल कंपटीशन क्या है? जो बच्चा कायदे से अच्छे से पढ़ रहा है, टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, सही सोर्स से पढ़ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहा है, वो एक सीरियस एस्पिरेंट है। नहीं तो लोग रैंडम सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, बिना टाइम टेबल के पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज को देख नहीं रहे हैं, सिलेबस को देख नहीं रहे हैं, वो कंपटीशन में है ही नहीं। रियल कंपटीशन में बता रहा हूं, मुश्किल से 5,000 लोगों का है। 5,000 आप देख लेना। फेज 1 कितने लोग क्लियर करेंगे? मुश्किल से 5,000 लोग फेज 1 क्लियर करेंगे, जिसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ 30 नंबर लाने हैं पेपर 1 में, 40 नंबर लाने हैं पेपर 2 में, और ओवरऑल 80 नंबर लाने हैं। तो अगर कायदे से कोई पढ़ लेगा, वो 80 नंबर लाने मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी सिर्फ 50,000 में से सिर्फ 5,000 लोग ही फेज 1 क्लियर करते हैं हर साल। बाकी तो मतलब पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है इस एग्जाम को देने में। और इस 5,000 में से भी कितने होंगे जो सिर्फ बॉर्डर पे क्लियर करेंगे? और अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर फेज 1 क्लियर करते हैं तो आप ऑलरेडी टॉप 2,000, टॉप 3,000 में आ गए हैं। तो रियल कंपटीशन ज्यादा नहीं है। बट हाँ, उन 3,000 के बीच देयर इज गोइंग टू बी अ फियर्स कंपटीशन, जिसमें से ये 56 लोग सेलेक्ट होने वाले। तो नंबर्स देख के नहीं घबराना है, पढ़ाई पूरी करनी है। ठीक है, कंपटीशन सिर्फ 3-4 हज़ार लोगों के बीच में, लेकिन वो इतना फियर्स है कि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई मन लगा के करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये हो गया रियलिटी चेक।
सब्जेक्ट्स को भी मैं बताऊंगा कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब मेन चैलेंज क्या है? मेन चैलेंज सबसे पहले तो टाइम ही है ना, कि सर ठीक है कंपटीशन तो आपने बता दिया, अगर हम सही से पढ़ लेंगे हैंडल हो जाएगा, लेकिन ये जो 11 सब्जेक्ट्स करने हैं, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया 11 सब्जेक्ट्स करने हैं, ये कैसे होंगे? मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो टाइम सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज मुझे जो लगता है कि टाइम तो कम है ही, ऊपर से जो गाइडेंस है, जो स्ट्रैटेजी है, वो हमारे पास सही नहीं है शायद, कि जैसे किस सीक्वेंस में मुझे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है, मुझे डेप्थ में कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है, मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने दिन में मुझे एक सब्जेक्ट पूरा करना चाहिए, ठीक है, मुझे कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए, जो पूरी गाइडेंस है, एक पैकेज है जो जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है, शायद वो एक कमी है, जो एक मेन चैलेंज रह जाता है किसी भी एग्जाम एस्पिरेंट की जर्नी में। तो सबसे पहले हम इस चैलेंज को देखते हैं कि सर 11 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टाइम तो नहीं है, हाउ कैन आई डू दिस इन लेस टाइम? सबसे पहले मेरी बात सुनो, जो भी लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास 70 डेज हैं, देखिए फेज 1 आपका 10 जैन को है, फेज 2 हमारा 21 फेब को है। तो भले ही हमारे पास 70 डेज हों टिल फेज 1, बट वी स्टिल हैव 110 डेज टिल फेज 2। सो आई हैव टू डू एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। मुझे ये 110 दिन का प्लान बनाना पड़ेगा, ना ही ना कि 70 डेज का। अगर आप 70 डेज में कर सकते हैं, इट्स ऑल गुड, डू इट। बट जब हमें टेंशन है कि टाइम नहीं है, सिलेबस ज्यादा है, सब्जेक्ट ज्यादा है, देन व्हाई शुड वी स्ट्राइव टू कवर एवरीथिंग इन 70 डेज व्हेन इट कैन बी मैनेज्ड विद लेस? हम 110 डेज का प्लान बना के चलेंगे, तब हमें चीजें थोड़ी सी इजी लगने लगेंगी। तब होता क्या है, आप देखिए, ये वाला जो पेपर है आपका, पेपर 1 फेज 2 का, ये तो आप फेज 1 के बाद पढ़ सकते हैं, अभी इसको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। पेपर 2 जो है आपका, वो फेज 1 और फेज 2 में कॉमन है, ये आपको दोनों फेजेस के लिए पढ़ना है। बट इसमें कंडीशन क्या है कि आप अगर 40 मार्क्स ले आए तो आपकी फेज 1 की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो क्या जरूरी है कि हम ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स को फेज 1 से पहले कवर करके जाएं? जरूरी नहीं है। आई थिंक अगर मैं कोई 4 सब्जेक्ट अच्छे से कर लूं और एक सब्जेक्ट पार्शियल भी कर लूं, ठीक है, बाकी मैं छोड़ दूं कि मैं फेज 1 के बाद करूंगा, आई थिंक मेरा फेज 1 पेपर 2 इजिली मैनेज हो जाएगा, इजिली मैनेज हो जाएगा। और जो ये फेज 1 पेपर 1 है, क्वांट रीजनिंग जीए, अरे इसकी काहे टेंशन ले रहे हो? दिस इज जस्ट 30 मार्क्स एज द कट ऑफ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंजीनियर होगा या कोई भी इवन आर्ट्स बैकग्राउंड का बंदा होगा जिसको इसकी टेंशन लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, कोई आरबीआई लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कैट लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो ये आराम से मैनेज किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप एक क्यूआरई जीए में से एक चीज छोड़ भी देना, तब भी ये मैनेज किया जा सकता है। मतलब 10 से 12 नंबर इंग्लिश में कहीं नहीं गए अगर आप ठीक से प्रैक्टिस कर लें। क्वांट रीजनिंग में 8-8 नंबर कहीं नहीं गए हैं, तो आपके 25-30 नंबर इन 3 सब्जेक्ट से ही बन सकते हैं, चाहे आप जीए छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ो, बट इस पेपर की टेंशन नहीं लेनी है। हार्डली 1 घंटा भी अगर आप डेली लगा लेंगे 3 to 4 वीक्स, आई थिंक दिस सब्जेक्ट कैन बी मैनेज्ड। छोड़ना नहीं है, बट इसको ओवर भी प्रिपेयर नहीं करना है। और पेपर 2 में जैसा मैंने बताया, यहां से 4 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो फेज 1 से पहले, बाकी फेज 1 के बाद कर लेना, सो दैट यू कैन स्प्रेड योर प्रिपरेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, ये सेबी ग्रेड ए का 3 मंथ स्टडी प्लान। 3 मंथ्स मैंने इसीलिए बोला था कि जैसा मैंने अभी बताया कि 70 डेज नहीं, मैं तो 110 डेज लेके चलूंगा। तो 110 डेज इज 3+ मंथ्स, हमने फिर भी 3 मंथ्स का बनाया, सो दैट थोड़ा बफर भी हमारे पास बच जाए। इस प्लान में हमने यही बताया था, ये वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, सेबी ग्रेड ए प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेबी असिस्टेंट मैनेजर, प्लस एडू टैब लिख दीजिएगा यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो वाला थंबनेल आपको दिखेगा। ठीक है, अब इस स्टडी प्लान में हमने यही बताया है कि जैसे अगर आप 1 नवंबर से भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 1 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, अगेन लोग पूछेंगे कि सर मैंने तो कभी एग्जाम नहीं दिया, मैं तो पहली बार ही एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे तो क्वांट रीजनिंग भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो फिर शायद ये स्टडी प्लान आपके लिए सही नहीं है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको क्वांट रीजनिंग थोड़ा थोड़ा आता है, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है, आपने पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए हैं, तो ऐसा कुछ आप स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हो। तो इसमें
स्लॉट्स में बांटा है। 20 डेज का एक स्लॉट है, फिर 20 डेज का सेकंड स्लॉट है, फिर 20 डेज का थर्ड स्लॉट है। फर्स्ट स्लॉट में हम 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, कॉस्टिंग मैनेजमेंट, 2-2 घंटे लगा के, साथ में उसका रिवीजन। सेकंड स्लॉट में हम फाइनेंस एंड कंपनी लॉ कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला था, ये 4 सब्जेक्ट्स हमें अच्छे से कर लेने हैं, और ये आराम से हो सकते हैं अगले 40 दिन में, अगर आप 2-2.5 घंटे एक सब्जेक्ट को दें। थर्ड स्लॉट में हम क्वांट रीजनिंग करेंगे, साथ में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे। अगर ये नहीं भी होगा तब भी चलेगा। देन आई वुड रिवाइज माई फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स इन दी थर्ड स्लॉट along विद माई क्वांट एंड रीजनिंग। क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट अगर मेरे अच्छे से हो गए, मेरा क्वांट रीजनिंग अच्छे से हो गया, आई कैन क्लियर फेज 1। ठीक है, और मैं इन 4 सब्जेक्ट्स को अच्छा जब मैं कह रहा हूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ पे अच्छे का मतलब है कि माई प्रेपरेशन इज एक्चुअली एट दी फेज 2 लेवल। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर वो फेज 2 में भी आता है तो मैं उसको सॉल्व कर पाता हूँ, क्योंकि फेज 2 में जनरली थोड़े से टफर क्वेश्चंस आएंगे एज कम्पेयर टू फेज 1। और लास्ट के 10 डेज में हमने बेसिकली रिवीजन, मॉक टेस्ट पे जोर दिया है, अलॉन्ग विद जीए इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश काफ़ी अच्छा है तो जीए फिर आप शायद 10 दिन नहीं, शायद 5-6 दिन भी पढ़ लेंगे, 1-2 महीने का चलेगा। और फेज 1 के बाद हम कॉमर्स एंड अकाउंट्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम फेज 1 के बाद करेंगे, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे 40 डेज हैं, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो इस तरह से आपका जो ये टाइम का चैलेंज है, ठीक है, ये टाइम का चैलेंज है, थोड़ा सा मैनेज हो सकता है विद स्मार्ट प्लानिंग, कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्प्रेड आउट कर सकते हो। ठीक है, खास करके जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हमारे क्रैश कोर्स में तो वी विल ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग बिफोर फेज 1। अब काफ़ी टाइम है, और टीचर्स जब हैंड होल्ड करके पढ़ाएंगे तो सारा कवर करा देंगे, उनको पता है कि कैसे कवर कराना है। ठीक है, तो अब अब हमें जब ये लेस टाइम में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो भी मैंने आपको इस टाइम टेबल में बताए हैं, ठीक है, अब व्हाट इट टेक्स टू कवर इट, ठीक है, रैंडमली तो नहीं होगा। सबसे पहले तो मतलब मैं वही बोलूंगा कि प्लीज़ एक टाइम टेबल बना लो। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, चैप्टर वाइज टाइम टेबल बना लो। जो मैंने ये दिखाया है ये तो थोड़ा एक तरह से स्लॉट वाइज है, ठीक है, डे वाइज नहीं है। तो थोड़ा डे वाइज टाइम टेबल बना लो। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करो, रैंडमली मत पढ़ो कि यूट्यूब से आज एक चैप्टर पढ़ लिया, कल को किसी दूसरे चैनल से दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, नहीं, स्टैंडर्ड सोर्सेज एटलीस्ट बुक्स को फॉलो करो। थर्ड इज डू इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का मतलब है कि आप फेज 1 सोच के नहीं पढ़ेंगे, आप फेज 2 सोच के भी पढ़ेंगे। ठीक है, फेज 2 के लेवल का पढ़ना है। फोर्थ इज सब कुछ करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है ना, कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो धरी की धरी रह जाती है एग्जाम में जब क्वेश्चंस अनइम्पॉर्टेंट पार्ट से आ जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, काफ़ी लोग न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं, नहीं, इसको साथ साथ करना है। एंड प्लीज ट्राई टू डू अराउंड 5000 प्लस एमसीक्यूज, 5000 एमसीक्यूज फॉर सेबी ग्रेड ए। ठीक है, फॉर पेपर 2 एटलीस्ट। तो इससे क्या होगा ना कि आपको डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा, बहुत चीज़ें सीखोगे, टाइम कैसे मैनेज करना है, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, गेस वर्क कैसे करना है। तो 5000 प्लस एमसीक्यू शुड बी योर टारगेट, दैट यू शुड बी डूइंग बिफोर योर फेज 2। फेज 1 तो मैनेज हो ही जाएगा, आई एम नॉट वरीड अबाउट फेज 1। ठीक है, अब हमने 2 चैलेंज डिस्कस किए थे। टाइम, टाइम का मैंने आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन बताया कि आप कैसे कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बोला था गाइडेंस। ठीक है, मैंने बताया था ना यहाँ पे आपको ये दूसरा चैलेंज, कि किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए अगर डे वाइज बनाना है, एमसीक्यूज कितने करने हैं। और भी गाइडेंस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं शायद हमें पढ़ाई करते हुए महसूस होता है कि हमें ये गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस का जो बेस्ट तरीका है, ठीक है, इवन मेंटर्स यूज दैट टू गाइड यू, इज टू एनालाइज पीवाईक्यूज कॉम्प्रिहेंसिवली। बहुत अच्छे से देखो कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के आए हैं, स्टैटिक आए हैं, करंट आए हैं, लेंदी आए हैं, वन लाइनर आए हैं, इजी आए हैं, मॉडरेट आए हैं। बहुत अच्छे से एनालाइज करो। मे बी ट्राई टू एनालाइज एवरीथिंग बाय पुटिंग इट इन दी एक्सेल शीट्स, देन ओनली यू विल गेट अ क्लियर कट आइडिया कि पीवाईक्यू से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझो एंड मैप टू पीवाईक्यूज। कई बार होता है कि सिलेबस में कुछ टॉपिक लिखा है बट उससे रिलेटेड टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बट उस पे पीवाईक्यू आया हुआ है। सो यू कैन एक्चुअली डिड्यूस के सिलेबस को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके पढ़ना पड़ेगा। तो दिस कैन बी एन एक्सलेंट सोर्स, और अदर दीज कैन बी एन एक्सलेंट सोर्स
which can help you in terms of guidance or strategy. Even mentors use these two sources to guide you. ठीक है, बस आपको एनालिसिस नहीं आता है, अभी आपने किया नहीं है, उन्होंने अच्छे से किया है, सो दे आर एबल टू टेल यू दैट. एंड आई ऑल्सो फॉलो PYQs इन सिलेबस टू गाइड यू वट एवर आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी गाइडेंस पे काम करना है, सेल्फ गाइडेंस बनानी है. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, इस पे शायद आपको 5-6 घंटे लग जाएं, शायद 10 घंटे भी लग जाएं, लेकिन एक बार ये चीज आपने कर ली तो आपको काफी ज्यादा एक तरह से क्लियर व्यू मिल जाएगा दैट हाउ डू यू वांट टू अप्रोच योर प्रिपरेशन. बाकी हमारा क्रैश कोर्स भी है, अगर कोई लोग असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं कि गाइडेंस कुछ मेंटोर लेड मिल जाए, मेंटोर हमारी हेल्प कर दे, सो वी हैव दिस क्रैश कोर्स जहां पे क्लासेस आर बीइंग हेल्ड डेली इन 2 स्लॉट्स. ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में 2 स्लॉट्स में क्लासेस हो रही हैं. और इसमें मतलब ये तकरीबन मेंटोर ड्रिवन है कि मेंटोर आपको पढ़ाएगा जो उसको पता है कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है. वैसे सारा ही पढ़ाएगा, मे बी जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा रिवाइज करवा देगा, उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस करा देगा, पढ़ाएगा सारा ही. ठीक है, फिर इसमें प्रॉपर डाउट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है कि हर क्लास से पहले और क्लास के बीच में डाउट लिए जाते हैं फॉर दैट डे एंड फॉर द प्रीवियस डे. ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं. सो दिस इज़ लाइक कंप्लीटली टारगेटेड अप्रोच, जहाँ पे आपको डेली एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस ली जा रही हैं. आपको पता है कि आज मेरी ये क्लास है, इतने दिन में मेरा ये कंपोनेंट पूरा हो जाएगा, इतने वीक्स में मेरा पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा. एंड यू आर नॉट tensed about your preparation. You're taking it easy, just focusing on what is in front of you, today's target, understanding it, revising it, practicing it, asking your doubts and moving forward. और इसमें अराउंड 100+ लाइव क्लासेस होने वाली हैं, 70+ फॉर पेपर 2 जो आपका फेज़ 1 और 2 में आएगा. ठीक है, और फेज़ 2 का जो इंग्लिश का पेपर है उसमें 6 to 10 लाइव क्लासेस करेंगे, और जो फेज़ 1 का पेपर 1 है उसमें अराउंड 30+ लाइव क्लासेस करेंगे, अराउंड 8 to 10 ईच फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ के हमें फ़ायदा नहीं है. बाकी ये क्रैश कोर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में फेज़ 1+2 लाइव क्रैश कोर्स. और जैसा मैंने बताया लाइव क्लासेस के थ्रू इसमें सब कुछ कवर करवाया जा रहा है, आपको समरी नोट्स भी दिए जा रहे हैं, आपको MCQs भी दिए जा रहे हैं. सो विद दैट आई टेक योर लीव. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय.